आगे तो मैं आपके बारे में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में सूक्ष्म, क्योंकि अज्ञा गुरुणाम विचारणीय सूक्ष्म मूलम च सारम च मितम च, कम में, मूल में और सार में आपको बताने की कोशिश करूंगा। लोक साहित्य में दो बड़े शब्द हैं, लोक और साहित्य। वस्तुतः लोक परंपरा जब चली थी, आप वैदिक काल से सर ने बताया था कि वहां से लोक शब्द स्टार्ट हुआ था। और पूरे अगर साहित्य क्षेत्र में हम जाएं तो दो बड़े महान ग्रंथों का प्रभाव प्रत्येक साहित्य पे रहता है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ रामायण की अपेक्षा महाभारत काल का ज्यादा प्रभाव है। और वहाँ राम पांडवों की जो परंपरा है, उस परंपरा को, क्योंकि पांडवों ने ऊपर की तरफ गमन किया, जैसे राम काल में भगवान राम जी के नीचे वो जाते हैं, वहां से इंडोनेशिया बाली द्वीप में उनके वहां तक चलते हैं। लेकिन पांडवों ने ऊपर की तरफ जब मूव किया तो हमारे उत्तराखंड में वो पांडव संस्कृति हमारे लोक साहित्य में सम्मिलित हुई। ये महिपाल नेगी जी सर जो बड़े मर्मज्ञ हैं, ये अच्छी तरह से इसको जानते होंगे। तो मैं उत्तराखंड के लोक साहित्य में जब देखूंगा तो उसको हमने 6 भागों में डिवाइड किया। पहला उसमें आता है लोकगीत, दूसरा कथा गीत, और तीसरा आता है लोक कथाएं, फिर कथाएं, लोकोक्तियां जिनको हम यहाँ कहावत कहते हैं, सॉरी इनको कहते हैं कि औखाण, औखाण शब्द का बड़ा प्रयुक्त होता है गढ़वाल में, और पहेलियां। तो ये 6 भाग हाँ उत्तराखंड की लोक साहित्य संस्कृति जो है लोक साहित्य का आता है। अब जब हमारे साहित्य में या लोक की साहित्य में हम जब वो चलते हैं वैदिक काल से लेके बौद्ध काल से लेके और मुस्लिम काल से लेके उसके बाद आता है जो आधुनिक काल, तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति में मुस्लिम काल का थोड़ा प्रभाव अत्यधिक समाहित हो गया था। और उसमें जब आप देखते होंगे कि दिल्ली की राजधानी जब औरंगजेब का राज था, तो गढ़वाल के एक प्रसिद्ध आप चित्रकार जानते हो मोलाराम जी, उनके पूर्वज हरदास जी से वहां से दारा सिकोह औरंगजेब का भाई था। और मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है कि दारा सिकोह ने मुस्लिम को तो था, लेकिन उसने वेदों को और भारतीय संस्कृति को बड़े बारीकी से अध्ययन किया था। और उसने उसमें बहुत सारी चीजों को देखा कि भाई इसमें क्या अंतर है। तो दारा सिकोह को औरंगजेब ने निकाल दिया, वहां से उन्होंने उनको भगा दिया। तो वो दारा सिकोह यहाँ श्रीनगर आके राजा जो टिहरी के जो राजशाह थे पृथ्वीपति शाह के यहाँ उन्होंने शरण ली थी। तो उनके साथ हरिदास जी जो मोलाराम जी के पूर्वज थे, वहां से ये इसका डेवलप स्टार्ट हो गया था, जो विकसित हुआ। और आंग्ल जो अंग्रेजों का जो काल था, उस समय हमारी लोक संस्कृति ज्यादा प्रसिद्ध हुई, क्योंकि वहां अंग्रेजों ने जिस तरह से अत्याचार किया, उस समय लोकल जो व्यक्ति थे, लोकल जो साहित्यकार थे, ज्ञानी थे, बुद्धिजीवी थे, वो उठ खड़े हुए। और जिसके कारण हमारी जो लोक संस्कृति जो है उसके अंदर बहुत सारा नया एक ऊर्जा उसमें उत्पन्न हुआ। और उन जो महान जो व्यक्ति थे उनमें हरिकृष्ण रतूड़ी जी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, चंद्र कुंवर बड़तवाल जी, भवानी दत्त जी थे, मुकुंद लाल जिनका नाम बैरिस्टर जिनकी उपाधि थी, गोविंद चातक जी, गुणानंद जुयाल जी, शिवानंद नौटियाल जी, अवोध बंधु बहुगुणा जी, भजन सिंह जी, गुमानी कवि इत्यादि, कन्हैया कुमार जी, और वर्तमान नरेंद्र सिंह नेगी जी, इनका भी बड़ा योगदान है। अब मैं ये जो 6 विधाएं उत्तराखंड की जो मैंने बताई लोक साहित्य की, इनमें मैं लोक कथाओं को महत्व अपने विषय में रखता हूँ। मनोरंजन वाले जैसे गीत अलग है उनमें, जैसे आप गढ़ों के आदि, क्योंकि हमारा जो महाविद्यालय वो कुलीगढ़ में है, तो गढ़ों की कथा नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपने गीतों में बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है। और जो पूरे वहाँ हमारे लोक साहित्य को उत्तराखंड के जो बिल्कुल उसको जीवित करती है। उसमें मैं जब आऊंगा तो वहाँ लोक कथाएं हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें पौराणिक आख्यानों में प्रणय है, जैसे जन आंदोलन के लिए सैन्य लोक गाथाएं शकुंतला देवी और शकुंतला और दुष्यंत की थी। उसके साथ जीतू बगड़वाल यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध उनकी कथा आती है लोक साहित्य में। माधो सिंह है मलेथा के, आपने कथा सुनकर श्रीनगर में कैसे उन्होंने एक पूरी सी जो वहाँ खेती होती थी उसके लिए वो बड़ी कथा
और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उनकी कथा को जब हम पढ़ते हैं, लोक साहित्य को जब पढ़ते हैं, तो उस क्षेत्र को वो बड़ा मर्मज्ञ चीज हमें लगती है, बड़ा ही सुंदर आता है। तिलु रौतेला की कथा आपको आती है, चिपको प्रणेता गौरा देवी की प्रसंग बड़ा उत्तराखंड में बड़ा प्रसिद्ध है। जीतू बगदाल तो बहुत ही प्रसिद्ध है। कप्पू चौहान, उनकी जो प्रसंग कथा आती है, कालू भंडारी आती है, रणु रौत आता है, सर कुमेरी, इनकी जो वीर गाथा आती है। और इनके साथ जैसे हमारे यहाँ नागराज के महाराज के वहाँ बड़ी ही सुंदर सी वहाँ अलग ही एक लोक कथा है। सिद्धवा विधवा की पौराणिक कथा अलग है। जीतू बगदाल को तो मैंने सरजू मालूसाई एक अलग है। और फ्यूली, नरु बिजुला, सरू कुमाई, इनकी जो प्रणय कथा है वो उत्तराखंड की लोक संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। आज हम उनको बड़े देखते हैं, बड़े ही। दूसरा, हम लोक संस्कृति में जब चलते हैं तो हमारे गढ़वाल के वाद्य यंत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, और हमने कभी अपने वाद्य यंत्रों के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि हम आधुनिकता में चले और हमने जो है, जो मॉडर्नाइजेशन जब हुआ तो उस वाद्य यंत्र को हमने छोड़ दिया। उसमें जो एक ढोल बहुत है, यद्यपि जैसे जागर होते हैं, उसके बड़े मर्मज्ञ हैं प्रीतम बर्तवाण जी, वो उसके विषय में जानते हैं। तो उसमें ढोल का बड़ा महत्व है। और ढोल के विषय में जब मैं पढ़ता था, तो एक ढोल सागर नाम की एक पुस्तक श्रीनगर विश्वविद्यालय में अभी भी शायद है। तो ढोल पे बड़ा ही जो पाश्चात्य विद्वान है या अमेरिका है, इस पे बड़ा काम हो रहा है, और वो यहाँ के बहुत सारे विद्वानों को वहाँ बुलाया गया है। ढोल एक बहुत ही वाद्य यंत्र, और उसको हमने उत्तराखंड की संस्कृति का तो वो मूल आधार है। उसके बिना कोई भी संस्कृति, कोई भी शुभ कार्य या कोई वो नहीं किया जाता। तो ढोल सागर में जब हम पढ़ते हैं, तो ढोल जो बजाने वाले होंगे उनको ज्यादा विशेष महत्व होगा। वहां थाप दी जाती है, ढोल को बजाते समय ढोल पर थाप दी जाती है। तो उस थाप की एक लिपि है, यानी वो थाप जब देता है तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं दूर सुदूर गांव में, मान लीजिए इधर एक ढोल बजैया जो ढोल बजाता है, और दूसरे गांव में कोई ढोल बजैया दूसरा है, तो इधर बजाने वाला व्यक्ति उस बजाने वाले ढोल बजाने वाले व्यक्ति से बात करता है, किस पे? थाप देखिए, वो पूछता है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस गांव में है, किसकी शादी है, ये आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि थाप दे के वो ढोल बजा के ये संवाद करता है कि मैं वहां हूं, कल जाऊंगा। इतनी सारी चीजों को ढोल से बताता है। और हम लोगों ने उस वाद्य यंत्र छोड़ दिया, हमने उस वाद्य यंत्र के विषय में नहीं जाना। वो इतना महत्वपूर्ण, और कभी आप जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, उसके लिए एक शब्द आता है रवास, जैसे कहते हैं कि ढोल बजैया जब ढोल बजाता है और कोई विशेष ध्वनि को जब वो बजाने लगता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कभी मूवमेंट देखना, हाथ के बाजू में कि जो है रोमांस है वो उसमें मूवमेंट होने लग जाता है। तो ये लोक संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण था, और हमने इस लोक संस्कृति को, हमने उसकी महत्ता को नहीं जाना। तो इसमें लोक संस्कृति के साथ साथ हमारी जो वाद्य यंत्र है, जो लोक संस्कृति को जीवित रखते संस्कृति के साथ साथ उनको भी देखना आज के युग में बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब हम इनको पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम उत्तराखंड के विषय में बहुत से अच्छी संस्कृति के, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं, मैं इतना मर्मज्ञ तो नहीं हूं इस विषय का, लेकिन आदरणीय सर ने मुझे ये अवसर दिया, तो मैं बड़ा सूक्ष्मता से ही इतना ही कहूंगा कि हम अपने वाद्य यंत्रों को भी उस लोक संस्कृति का एक अंग बनाकर उनको भी उसी तरह से संजोएं, जिस तरह से हम आज जब वैश्विक चीज को देखते हैं तब अपनी लोक संस्कृति में आते हैं। और उत्तराखंड की लोक संस्कृति के विषय में तो आदरणीय महिपाल सिंह नेगी जी, ये तो उनका नाम ही बड़ा प्रसिद्ध है। मैंने तो आज देखा इनको आज है, लेकिन इनका नाम बहुत पहले से सुना है। तो वो बहुत ही मर्मज्ञ हैं। आदरणीय नेगी सर है, वो बहुत मर्मज्ञ हैं, वो उसको बताएंगे। लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि एक ढोल पे हमें अवश्य कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड की संस्कृति का बहुत ही मूल आधार है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को रखा। मैं आपका पूरे महाविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और अब डॉक्टर विभा जी है यहाँ पर, डॉक्टर विभा ठाकुर कालिंदी कॉलेज से। डॉक्टर विभा जी सुन रही हैं? डॉक्टर विभा ठाकुर।
विभा मैम हेलो। आवाज। जी जी जी, आवाज आ हाँ रही है मैम, मेरी? नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद हाँ डॉक्टर मुझे विभा। अवसर दे। हाँ डॉक्टर विभा जी ठाकुर है, कालिंदी महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और इनका काम है सर, मैं जी जी आदरणीय महिपाल जी से बताना चाहूंगा कि इनका काम लोकगीतों के संकट पर है। और इनका बहुत सुंदर आलेख हमको कल शाम प्राप्त हुआ। और मैं मैम से आग्रह करूंगा कि मैम कम शब्दों में और कम समय में अपनी बात को आप रखिए, क्योंकि हमें बाकी वक्ताओं को भी सुनना है। जी आशा जी, है आप मेरी धन्यवाद बात को सभी को समझेंगे। सादर। जी जी। जी जी, बिल्कुल कोशिश करूंगी कम से कम समय लूं। और इसी के साथ सबको सादर नमस्कार करते हुए अपने अपने शोध आलेख की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे शोध आलेख का शीर्षक है लोकगीतों का संकट। भूमंडलीकरण के दौर में लोकगीतों का संकट अपने मूल रूप से कटने का है। शहरीकरण के प्रभाव से महानगरीय संस्कृति के अनुरूप लोकगीतों ने स्वयं को भले ही ढाल लिया हो, लेकिन इस प्रक्रिया में लगातार वह अपने जड़ों से कटते जा रहे हैं। लोकगीतों की पहचान अपने अंचलों की बोलियों से जुड़ी होती है। अपनी आंचलिक विशेषताओं के कारण वह अपनी पहचान बना पाते हैं। लोकगीतों को ग्रामीण या कबीलाई गीत के संदर्भ में भी जाना जाता है। शहरीकरण के प्रभाव से धीरे धीरे गांव के शहरों में तब्दील होने से वहां की लोक संस्कृति मिटती जा रही है, किंतु शहरों में लोकगीत एक अवशेष के रूप में आज भी मौजूद है। यही अवशेष अपने परिवर्तित रूप में शहरी लोकगीतों के रूप में प्रचलित होने लगे हैं। इस नए रूप और परंपरागत लोकगीतों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ग्रामीण लोकगीत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उनकी मौलिकता और सरसता की परंपरा मृत होती जा रही है। अब लोकगीत लोकप्रिय लोकप्रिय गीत का वैकल्पिक रूप बनकर रह गए हैं। इनकी मौलिक सत्ता मिटाई जा रही है। उदाहरण देना चाहती हूँ, फिल्मी गीतों में जो लोकगीतों के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तनु वेट्स मनु फिल्म में जो एक गाना है बंदो तेरा स्वेटर लागे सक्सी, सभी जानते हैं कि बहुत पारंपरिक गीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इस लोकगीत को एक नए संस्करण के साथ फिल्म में प्रस्तुत किया गया, तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से इसकी मौलिकता हो सकती है खत्म हो जाए आने वाले समय में। तो ये नया जो शहरी संस्करण है, इस नए संस्करण में ये अपनी मौलिकता खो देंगे, ये पूरी संभावना हो सकती है। यह गीत आज लोकप्रिय गीत है। ध्यान रहे, लोकप्रिय गीतों की पहचान क्षणिक होती है। बाजार की मांग के अनुरूप रचे गए जाने वाले फिल्मी गीतों में स्थायित्व खोजना बेकार है। लोकगीत सदाबहार होते हैं। वे हर समय ताजगी का एहसास कराते हैं। इसकी निरंतरता ही इसे प्रभावमान बनाती है। आज हम संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में, जहां सब कुछ तकनीक पर आश्रित है। कैसेट, सीडी, डीवीडी के माध्यम से आज डीजे भी इसमें अपना प्रवेश का पा चुके हैं। और इस पर डीजे पर आप फ्यूजन के द्वारा, रिमिक्स के द्वारा जो हमारे लोकगीत हैं उसको लोकल से ग्लोबल बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत से लोकगीत जो हैं वो अपने नए रूप में आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी मौलिकता, उनमें सरसता, उनकी जो स्वाभाविकता है वो खत्म हो रही है। एक और उदाहरण देना चाहती हूँ, डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दे। लगता है कि ये फोक गीत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल एक नए अंदाज में गीत है जिसमें कहीं भी लोकगीतों की जो खुशबू दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही बहुत से पाश्चात्य धुन पर या पाश्चात्य का छोका लगाकर बहुत से लोकगीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक और उदाहरण है तेरे आँखिया का ये काजल, अब बहुत फेमस हुआ था। लग रहा है लोकगीत है, लेकिन वास्तव में लोकगीत नहीं है, सिर्फ थिरकने वाले गीत बनकर रह गए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण अपने हम के द्वारा इस बात को समझ सकते हैं। लोकगीतों की अपनी जातीय और सामुदायिक विशेषताएं होती हैं, हम सब जानते हैं। लोकगीतों के लय तथा ध्वनियों के आधार पर शब्दों या शैली से इनकी पहचान की जा सकती है। जैसे आज हम गीत सुन रहे थे, गुजरात का गीत या गढ़वाल का गीत, सब एक अलग पहचान से जुड़े हुए होते हैं। तो ये फिल्मों में आकर ये शायद अपनी पहचान कहीं ना कहीं खोने के रेस में लगा दिए गए हैं। इनकी अलग पहचान इनको जो अमरता प्रदान करती है उस पर एक खतरा दिखाई देने लगा है। लेकिन वर्तमान समय में लोकगीतों का उपयोग सिर्फ व्यवसायिक लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाने लगा है। कारण इन गीतों का स्वरूप विकृत होता जा रहा है। फिल्मों में इनका प्रयोग सिर्फ मुंह का स्वाद बदलने के लिए किया जाता है। लोकगीत का विषय क्षेत्र व्यापक है, लेकिन फिल्मों में सिर्फ यौन अभिप्रायों पर आधारित लोकगीतों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है तथा तकनीकी प्रयोग द्वारा, जिसमें अब श्रव्य और दृश्य माध्यम में बड़े उत्तेजनात्मक ढंग से इसको फिल्माया जाता है, जिसका समाज पर घातक प्रभाव दिखाई दे रहा है। उदाहरण है बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। जैसे गीतों में यौन उत्तेजक ध्वनि के माध्यम से आंगिक अश्लीलता के द्वारा यौन अभिप्रायों का विकृत प्रयोग लोकगीतों के अस्तित्व को संकट में डाल रहा है।
सिनेमा एवं संचार के अन्य माध्यमों द्वारा लोकगीतों के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उससे इसकी प्रयोग धर्मिता और नैसर्गिक सौंदर्य भी नष्ट हो रहा है। विकास की बहती धारा में लोक कलाओं के कुछ फॉर्म अब मिटते जा रहे हैं। बहुत से लोकगीत जो अब खत्म ही हो गए हैं, इसको भी हम सब जान रहे हैं। कारण उनके जीवित रहने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों और वातावरण का ना होना। जैसे जंतसारी गीत जो हम आटा पीसते हुए, चक्की चलाते हुए गाते थे, अब है ही नहीं। अब मिल आ गए हैं, आटा के मशीन पीसने की मशीन आ गए, तो अब ये गीत कहाँ गाए जाएंगे। ऐसे ही सोयरी गीत जो पहले बच्चे का प्रसव घर में होता था, तो अब वो हॉस्पिटलों में होने लगे हैं, तो सोयरी गीत जैसे ऐसी बहुत सी विधाएं हैं जो फॉर्म जो अब खत्म होते जा रहे हैं। तो गांव से शहरों में पलायन भी इसकी एक वजह है। और शहरों में आने के बाद हम अपने संस्कृति से कट जा रहे हैं, अपने लोकगीतों को भूलते जा रहे हैं। वाचिक परंपरा में जीवित रहने वाले बहुत से लोकगीत लोक समाज की उपेक्षा के कारण खत्म होने के कगार पर है। यहाँ आधुनिक यंत्रों के सहायता से हम इसका फायदा उठा भी सकते हैं। आधुनिक यंत्रों के द्वारा की सहायता से हम लोकगीतों को लंबे समय तक सुरक्षित कर सकते हैं। और कई बार पुरानी फिल्मों में आप जाएं तो वहां पे लोकगीतों को सहेजने का काम किया गया है। तीसरी किस्म के बहुत से गाने जो लोकगीतों को लेकर चलने वाले हैं, ऐसे और भी बहुत से उदाहरण, आप पुरानी फिल्मों की बात मैं कर रही हूँ, वहां पे एक इस लोकगीत परंपरा को बचाने की कोशिश की गई है। तो पुरानी फिल्म संगीतकारों ने बहुत से लोकगीतों को धरोहर के रूप में सजा सवा कर संरक्षित रखने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। नौशाद, शैलेंद्र, आर डी बर्मन, भूपेन हजारिका, ये सब नाम हम जानते हैं जिनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। इन संगीतकारों ने लोक समाज में गाए जाने वाले कजरी, फागुन, चैती, विवाह, विदाई के गीत में बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनको लोक धुनों को बड़ी खूबसूरती से अपने गीतों में प्रयोग कर उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। कहते हैं विज्ञान वरदान है तो अभिशाप। इस कथन के आलोक में लोकगीतों की पड़ताल करें तो हम पाते हैं कि फिल्मों के माध्यम से लोकगीत स्थानीय क्षेत्रों से निकलकर विश्व मंच पर उभरे हैं। एक ये फायदा तो हुआ है कि जो अपनी सीमाओं में बंद थे, अब वो विश्व मंच पर हमें दिखाई देने लगे हैं। अब हरियाणा के गीतों, पंजाब के गीतों, हम सब एक दूसरे को गीतों को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। तो एक कुछ लाभ भी है, ऐसा नहीं कि सारा नुकसान ही हो रहा है। लेकिन उसका उपयोग किस रूप में हम करते हैं, ये भी देखने की बात है। तो स्थानीय क्षेत्रों से निकलकर विश्व मंच पर उभरते हैं और देखते ही लोकल से ग्लोबल बन गए हैं, जिसमें वही पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, ये सारे साक्ष्य हमारे सामने हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब इन गीतों से इसकी आत्मा को बेदखल कर मात्र शरीर को सजाने के उपक्रम में हम लग जाते हैं और इन्हें आइटम सॉन्ग या डांस नंबर के रूप में पेश करने लगते हैं। जैसे बलम पिचकारी होली गीत पर, जो होली फाग था हमारा एक अलग रूप है, लेकिन आजकल हम इसी गीत को चलाकर सब नृत्य करते हैं, डीजे पे आनंद लेते हैं और ये होली गीत का रूप बन जाता है। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी वास्तव में लोकगीत नहीं है, लेकिन फिल्मों में इसको प्रस्तुत किया गया है। ऐसे और भी बहुत सारे गीत हैं जिसके उदाहरण में, समय कम है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ती जा रही हूँ ताकि मैं ज्यादा समय ना लूं। समय का ध्यान जी जी, बस 5 मिनट और सर, 5 या 2 मिनट और। भारतीय लोकगीतों के अथाह खजाने को कभी खाली नहीं किया जा सकता, हम सब जानते हैं। ये लोकगीत आज भी इतने प्राणवान है कि इन्हें समय अनुसार परिवर्तित करके इनकी मौलिक सत्ता बचाई जा सकती है। निरंतर प्रयोगों में आने वाले कला रूप स्वयं अपने को समय अनुकूल ढाल भी लेते हैं और ऐसे बहुत से उदाहरण हम फिल्मों के माध्यम से भी देख सकते हैं। एक भिखारी ठाकुर का बहुत पुराना गीत है कि रेलिया न बेरी, जहाजिया न बेरी, ई पैसा बेरी ना, पिया के विदेश का घुमावे, ई पैसा बेरी ना। जो आज आप देख रहे हैं कि प्रवासी जो वास्तव में शहरों में अपने देश के होने के बाद भी प्रवासी कहला रहे हैं, इस दर्द को बहुत पहले भिखारी ठाकुर ने अपने लोकगीत में इसको उठाया था। लेकिन इसी लोक तर्ज पर एक और गीत आया था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खात जाते हैं। तो ये जो एक रूप है ये लोक संस्कृति का, तो कहीं ना कहीं इस तरह के गीतों में सुरक्षित दिखाई देते हैं। तो हमें इन चीजों को समझना है कि ये लोकगीत अगर फिल्मों में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसको किस रूप में हम सुरक्षित रखें। लास्ट में बस अपनी बात खत्म करूंगी। सबसे बड़ा अंतर विरोध यह है कि संस्कृति की विरासत, इनके परंपराओं, इनके जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखने के नाम पर इनकी जीवन शैली का लोक प्रदर्शन की वस्तु हम बना देते हैं, या प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी झांकी लगाते हैं और इनकी महत्ता वहीं तक हम इसको सीमित करके छोड़ देते हैं। तो वास्तव में लोक संस्कृति की खातियों को बचाने की जद्दोजहद में ये लोक कलाकार आज आर्थिक अभावों से जूझ रहे हैं, क्योंकि लोक कलाकारों के बदौलत लोक आधारित कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले आयोजकों को तो सारा मुनाफा प्राप्त होता है, लेकिन
वो बेचारे अभाव में जीते रहते हैं। इसलिए आज लोक संस्कृति का संरक्षण करने से ज्यादा इन समूहों के आर्थिक सामाजिक हित का संरक्षण एवं विकास करना ज्यादा जरूरी है। और ये वास्तव में यही जो प्रयास है वो सच्चे लोक संस्कृति को बचाने के लिए कारगर साबित होंगे। और हम लास्ट में यही कहें कि अगर हम इनको बचाना चाहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे इसको पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके जैसे वेबिनार के आयोजन की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। मैंने बहुत जल्दी से अपनी बात रखी है समय की सीमा को ध्यान रखकर। और राम भरोसे जी, आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात को पहुंचाने के लिए। मैम धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जब मैंने आपका ये शोध सारांश मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बातें सामने आनी चाहिए, और आपने बहुत अच्छे से बहुत कम समय में अपनी बात रखी। अब अपने कार्यक्रम आज की जो हमारी आदरणीय दीदी हैं, मुख्य अतिथि जो हैं, उनको थोड़ा सा उनका मैसेज आया कि थोड़ी व्यस्तताएं भी हैं, थोड़ा जाना भी है उनको। तो मैं आप कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव करते हुए आदरणीय ज्योति मैम को ही बुलाना चाहूंगा कि वो मैम आए और इस कार्यक्रम को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपनी बात रखें। और क्षमा प्रार्थी हूँ दीदी, अब समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो आपको बुलाने में थोड़ी देरी हुई तो माफी चाहूंगा दीदी। आप आइए दीदी ज्योति मैम। हाँ बिल्कुल राम भरोसे जी। और सभी को मैं यहाँ पर जो भी उपस्थित विद्वजन हैं हमारे, उनको सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। महाविद्यालय को विशेष आभार प्रकट करती हूँ